हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले दिनों एटम्स पढ़ चुके हैं और एटम में लगभग 8 वीडियो हम लोग डाले थे। उस 8 वीडियो के बाद देखने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया और कुछ बहुत टॉपिक में आप लोगों को डाउट था। तो उन डाउट वाले टॉपिक के लिए हम लोग फिर 2 डाउट का वीडियो डाले थे, जिसको देखने के बाद आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिसमें से मैक्सिमम लोग टेस्ट दिए थे और लगभग सभी का अच्छा मार्क्स आया था। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी ना तो वीडियो देख रहे हैं और ना ही ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो उन बच्चों का भी अपना सोच हो सकता है। जैसे हमको लगता है कि हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि अभी तो यही क्लियर नहीं है कि दुनिया बचेगा कि ख़त्म होगा, कोरोना के कारण दुनिया बचेगा कि ख़त्म होगा, अभी यही क्लियर नहीं। अगर पढ़ लें बेकार में और दुनिया ख़त्म हो गया तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो लोग पहले वेट कर रहे हैं कि सब कुछ स्टेबल हो जाए, दुनिया स्टेबल हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अब जीना है और जीना है तो पढ़ेंगे फिर। खैर, तो जो बच्चे इसका वेट नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग आज नया चैप्टर लेके आए हैं, न्यूक्लियाई। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लें। तो इस चैप्टर में पढ़ाने का हमारा जो तरीका होगा वो होगा कि 3 वीडियो डाला जाएगा पहले, और उन 3 वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। देखने का तरीका वही है, आप हेडफोन लगा के देखिएगा और हेडफोन लगा के देखना है, साथ में क्वालिटी अच्छा करके देखना है, ऑटो मोड में नहीं रखना है क्वालिटी को आप 360p या फिर 480p में करके देखिए ताकि अच्छा से दिखे। और पूरा वीडियो देखना है, कहीं पर अगर नहीं समझ आता है तो उसको रिपीट करके देखना है, क्योंकि वीडियो देखते समय अक्सर क्या होता है कि ध्यान कहीं और चला जाता है। वीडियो देखते देखते कहीं और ध्यान चला गया, फिर वापस लौट के आए तो देखिए सर 2-3 टॉपिक आगे बढ़ गए, तो उस केस में दिक्कत होता है। तो क्या करना है, उसको रिपीट देखना है। और जिन लोगों की तरफ कनेक्टिविटी इशू है, जिन लोगों की तरफ नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, तो उन लोगों के लिए बेटर यही होगा कि पहले आप डाउनलोड कर लें। यूट्यूब में ऑफलाइन मोड आता है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद फिर आराम से अच्छे से हेडफोन लगा के कॉपी पेन ले के देखिए। ठीक है, 2 बार 3 बार देखिए, अगर नहीं समझ आता है तो, और फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो डाउट बताइए। डाउट बताना है तो डाउट में पूरा टॉपिक नहीं बताना है, कौन सा पॉइंट पे नहीं समझ आया वो बताना है। मतलब थोड़ा सा लॉजिकल बनते हैं हम लोग, क्योंकि आप डॉक्टर पास जाते हैं तो ये नहीं बोलते कि सर तबीयत खराब है ठीक कर दीजिए। और अगर आप ऐसा बोलते भी हैं तो डॉक्टर पलट के बोलता है कि क्या परेशानी है, तब आप बताते हैं पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, या सर दर्द दे रहा है, या बुखार है। तो जब आप अपना परेशानी स्पेसिफिक होकर बताते हैं तब जाकर डॉक्टर आपको उस हिसाब से दवा दे पाता है और ज़्यादा अच्छे से ठीक कर पाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे डाउट में भी है। डाउट में अगर आप पूरा टॉपिक बताइएगा तो फिर हम पूरा टॉपिक वही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आप बताइएगा कि आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर किस पॉइंट पर डाउट है तो उस पॉइंट पर हम ज़्यादा जोर दे के बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। न्यूक्लियाई ये हमारा आज का चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम बता देंगे, जो बेसिक्स आप 9th में या 11th में पढ़े होंगे और बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो पहले हम उस बेसिक को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद फिर इसका हायर कॉन्सेप्ट लाएंगे। शुरू में बहुत आसान टॉपिक सब आएगा, लेकिन धीरे धीरे टॉपिक टफ होता चला जाएगा। तो आसान टॉपिक को देखकर आगे के लिए ये अज्यूम नहीं कर लेना कि चैप्टर आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एटम्स के बारे में लास्ट वीडियो या लास्ट पूरा का पूरा क्लास में हम लोग समझ चुके हैं एटम क्या है। और एटम में हम लोग जब देखे थे तो एटम का एक मॉडल हम लोग लेकर आए थे, और उस मॉडल के हिसाब से एटम के अंदर 2 पार्टिकल होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जैसे अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है Z, तो इसमें Z प्रोटॉन होगा, और जितना भी प्रोटॉन होगा वो इस न्यूक्लियस के अंदर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि सर 11 में हम लोग पढ़े हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन आप पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल पढ़ाते समय एक चैप्टर आप पढ़ा दिए, लेकिन कहीं पे न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किए। तो उसका कारण ये है कि ये जितना भी एटॉमिक मॉडल आया, चाहे जे थॉमसन मॉडल हो, चाहे रदरफोर्ड मॉडल हो, चाहे बोर्स मॉडल हो, ये सारा का सारा मॉडल 1913 या उससे पहले आया।
जो आखिरी मॉडल है बोर्स मॉडल, वो 1913 के आसपास में आया था, बाकी सारा मॉडल उससे पहले आया था। और उस समय तक न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं था हम लोगों को। उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन का खोज नहीं हो पाया था उस समय तक। तो उस समय तक केवल यही जानकारी था कि एटम के अंदर दो पार्टिकल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस कारण से पूरा का पूरा जो एटॉमिक मॉडल बनाया गया वो इन्हीं दो पार्टिकल को ध्यान में रख के बनाया गया। बाद में 1932, ठीक है, 1932 लगभग 19 साल के बाद चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई, ठीक है। और जब न्यूट्रॉन की खोज की गई तो ये पता चला कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब चार्ज कितना हो जाएगा? 0। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब चार्ज क्या हो जाएगा? 0। और इसका जो मास है, न्यूट्रॉन का मास, ये पाया गया कि एटम के अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसका न्यूट्रल पार्टिकल मतलब उसका चार्ज क्या है? 0। और उसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है। और ये जो न्यूट्रॉन है, इसका नाम दिया गया, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 है और जिसका मास न्यूट्रॉन के आसपास है, लगभग बराबर है, उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। उसका क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के आ जाने के बाद अब एटम का क्या मॉडल है? न्यूट्रॉन के आने से पहले एटम का मॉडल क्या हम बता चुके हैं कि न्यूट्रॉन के आने से पहले एटम के अंदर दो पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। दो ही पार्टिकल होगा, मतलब दो तरह का पार्टिकल होगा। एक तरह का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक तरह का पार्टिकल है प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, ठीक है। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है ये 10⁻⁻15 मीटर होगा। और एटम का जो डायमीटर होगा, ये एटम का जो डायमीटर होगा ये 10⁻10 मीटर होगा लगभग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था न्यूट्रॉन के आने से पहले। जब न्यूट्रॉन आ गया तो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ में क्या? न्यूट्रॉन। और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस में होगा। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होगा और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो अब एटम के अंदर टोटल कितना पार्टिकल हो गया? 3। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ होगा? न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस में होगा? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि एटम का जितना भी मास होता है वो सारा का सारा मास न्यूट्रॉन, ये लगभग वो सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम है, सो ये न्यूट्रॉन भी एटम के मास में कंट्रीब्यूट करेगा, इसका भी योगदान होगा एटम के मास में। तो ये दोनों कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। वो इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आ गया। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया है एटम का नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें जो अगला चीज़ है कि सर किसी एटम या किसी न्यूक्लियस को, किसी भी एटम को या किसी भी न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोग पढ़े भी होंगे, मैक्सिमम लोग 9th में ही पढ़े होंगे। X ये एटम का सिंबल है, Z ये एटॉमिक नंबर है और A ये है क्या? मास नंबर। X क्या है? सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और A क्या है? मास नंबर, ठीक है। अब सवाल उठता है सर एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन है उसका संख्या जो है, उसका जो नंबर है, उसका जो काउंटिंग है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर।
मतलब कि अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 5 होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 20 होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 10 होगा। मतलब एटॉमिक नंबर सीधा ये बताता है कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म है मास नंबर। ठीक है, अगला टर्म क्या है? मास नंबर। तो मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर बताता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ये नया वर्ड, न्यूक्लियन क्या है सर? तो जो एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको न्यूक्लियन नाम। इंडिया के अंदर जो पार्टिकल उनको क्या नाम दिया गया? इंडियन। पाकिस्तान के अंदर जो पार्टिकल उनको क्या नाम दिया गया? पाकिस्तानी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होंगे उनको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन मतलब क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉम मास नंबर है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितना पार्टिकल है उसको हम बोलेंगे क्या? मास नंबर। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह का पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर बताता है न्यूक्लियस के अंदर कितना पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह का पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल कितना पार्टिकल है ये अगर हमको जानना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो मास नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा चीज़ और देख सकते हैं कि मास नंबर जो है ये आ गया नंबर ऑफ, शायद आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं। मास नंबर जो है थोड़ा और नीचे, मास नंबर जो है यह है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या सिंबल होगा इसका? ए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इसका क्या सिंबल होगा? Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये क्या हो जाएगा? A माइनस Z। ये इधर Z प्लस में इधर आएगा क्या? माइनस। ठीक है, तो हम लोग देखें कि किसी एटम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है हमारे पास? X Z A। X क्या है मेरा? उस एटम का सिंबल। Z क्या है? उस एटम का एटॉमिक नंबर। और A क्या है? उस एटम का मास नंबर। जब हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं तो एटॉमिक नंबर से हमारा मतलब होता है कि उस एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है। मास नंबर से मेरा मतलब होता है उस एटम के न्यूक्लियस में टोटल कितना पार्टिकल है। टोटल कितना पार्टिकल है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल कितना पार्टिकल है ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मास नंबर का सिंबल ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो Z से यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया A माइनस Z। सो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ये क्या हो गया? H11। एटम के सिंबल के जगह पे H है, H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर के जगह पे क्या है? 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1। और मास नंबर के जगह पे भी क्या है? 1। तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी कितना हो गया? 1। ठीक है, उसके बाद एक और लेते हैं कार्बन। तो कार्बन का होता है C612। तो कार्बन का सिंबल क्या है? C। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या है? C। एटॉमिक नंबर के जगह पे क्या है? 6। और मास नंबर के जगह पे क्या है? 12। ठीक है, मास नंबर के जगह पे क्या है? 12। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। और मास नंबर कितना हो गया? 12। ठीक है, इसके बाद अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी लगेगा टाइम। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं तो इसका हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या हो गया? ऑक्सीजन में हो गया 8 और ये हो गया क्या? 16। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 और मास नंबर कितना हो गया? 16। फिर से वही लॉजिक, एटॉमिक नंबर के जगह पे क्या है? 8, तो एटॉमिक नंबर 8। मास नंबर के जगह पे क्या है? 16, तो मास नंबर क्या? 16। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग को सिंबल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकाल लेंगे।
अब यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कि अगर हमको सिंबल दिया रहे तो हम जानना चाहते हैं कि कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा और कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये जानना चाहते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं। सो चलिए पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर चाहिए नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन का अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको बोलते हैं, Z, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर किसको बोलते हैं, A माइनस Z, मास नंबर किसको बोलते हैं, A माइनस Z। तो यहाँ बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। और अगर एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बोलने का मतलब कि न्यूट्रल कब होगा, जब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर के बराबर होना होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, तो A1 Z1 A माइनस Z 1 माइनस 1 कितना, 0। ठीक है। इस तरफ यहाँ आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, तो कार्बन में कितना हो जाएगा, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, A कितना है, 12, Z कितना है, 6, तो 12 माइनस 6 क्या बच जाएगा, 6। अरे समझ आ रहा है ना, A कितना, 12, Z कितना, 6, A माइनस Z 6, A माइनस Z 12 माइनस 6 बचेगा ना, 12 में से 6 बचेगा। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर, एटॉमिक नंबर, तो कितना हो गया, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर, एटॉमिक नंबर, तो ये भी कितना हो गया, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर कितना, 16, एटॉमिक नंबर कितना, 8, तो 16 माइनस 8 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े उसको एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं, उसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़े कि किसी भी मतलब न्यूट्रॉन आने से पहले हमारा एटम का मॉडल था, उस मॉडल में 2 पार्टिकल था, एक प्रोटॉन और दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जब ये सारा एटॉमिक मॉडल दिया जा रहा था तो उस समय तक न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उस समय तक न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं मालूम था कि न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई चैडविक के द्वारा, और उसके बाद फिर मालूम चला कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब 3 पार्टिकल होता है, और जो न्यूट्रॉन खोजा गया तो पाया गया कि ये न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 होता है और इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है। तो जब न्यूट्रॉन को एटम में लाया गया तो सवाल उठा कहाँ पर होगा ये। तो हम लोग पढ़े हैं कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली है, और एटम के अंदर जो भी मास होता है वो मास, मैक्सिमम मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ से ये समझ आया कि न्यूट्रॉन भी कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। सो अब टोटल 3 पार्टिकल है, उसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एटम को न्यूट्रल होना है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर कंप्लीट किए। इसके बाद फिर हम लोग बात किए कि किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स जेड ए, जहाँ एक्स उस एटम का सिंबल है, जेड एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला लेकर आए थे ए माइनस जेड। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लिए तो हाइड्रोजन 1 कार्बन 612, ऑक्सीजन 816। तो एटॉमिक नंबर के जगह पे 1 है और मास नंबर के जगह पे 1। यहाँ एटॉमिक नंबर के जगह पे 6 है और मास नंबर के जगह पे 12 है। एटॉमिक नंबर की जगह 8 है और मास नंबर की जगह 16। तो यहाँ से अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, Z,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया Z, क्यों दोनों Z होगा, क्योंकि एटम को न्यूट्रल होना है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होगा ना भाई। प्रोटॉन का संख्या Z के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन का भी किसके बराबर होगा Z, और न्यूट्रॉन का संख्या होता है A माइनस Z। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों 1 हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा A माइनस Z, तो 1 माइनस 1 कितना 0। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना 6, मास नंबर 12, तो एटॉमिक नंबर 6 मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या 6 और मास नंबर 12 माइनस 6 कितना 6। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना 16, मास नंबर कितना 8, तो सॉरी एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर कितना 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी क्या हो जाएगा 8, 16 माइनस 8 8। तो ये बेसिक है, अभी बेसिक हम इसीलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत लोगों को 11th में दिक्कत है, आप लोग 11th सही से नहीं पढ़ पाए थे, तो इसीलिए हम एक बार बेसिक बता दे रहे हैं ताकि आपका बेसिक अगर क्लियर रहे तो आगे आने वाला टॉपिक आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।